स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में बात करेंगे मैथ्स पेडागोजी की क्लास नंबर 4 रहेगी और क्लास नंबर 4 में बात करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा गणित की भाषा। गणित पेडागोजी में गणित शिक्षण में गणित की भाषा के टॉप 30 एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपको क्या फीडबैक रहेगा, सभी को कमेंट करके बताना है टॉप 30 में से आपका क्या स्कोर होने वाला है। तो चलिए तैयारी शुरू करते हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? सभी प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो चलिए पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर गणित की भाषा से संबंधित है। आइए देखते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोगों को तैयार रहना है। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। गणित की पाठचर्या में सर्पिल उपागम, सर्पिल जो अप्रोच होता है उसका क्या अर्थ होता है? कठिन विषयों को अंत में पढ़ना, समान अवधारणाओं को विभिन्न कक्षाओं में बढ़ते हुए कठिनाई के स्तर के साथ दोहराना, केवल एक ही बार में विषय खत्म करना या छात्रों को गोल घेरे में बैठाकर पढ़ाना, क्या सही होगा? सभी लोग बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं गणित की पाठचर्या में जो सर्पिल उपागम होता है, सर्पिल उपागम का अर्थ यही होता है कि समान अवधारणाओं को विभिन्न कक्षाओं में बढ़ते हुए कठिनाई स्तर के साथ दोहराना। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं, आप सभी के माता पिता को प्रणाम नमस्कार करते हैं। साथियों, एक छात्र कहता है 0.45 और 0.5 से बड़ा है क्योंकि 45 5 से बड़ा है। यह त्रुटि क्या दर्शाती है? लापरवाही, दशमलव संख्या में स्थानीय मान की भ्रांति, जोड़ने में समस्या या उसे गिनती नहीं आती। तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्या होगा, कहीं ना कहीं दशमलव संख्या में स्थानीय मान की उससे भ्रांति है, इसलिए स्थानीय मान से आपसे संबंधित पूछा जाता है। स्थानीय मान और जातीय मान ये भी कभी कभी मैथ्स पेडागोजी में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, समझिएगा, फीडबैक कीजिएगा कि गणित की भाषा में अमूर्तता का गुण छात्रों में क्या विकसित करता है? सभी लोग बताइए। हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करिए 9630689598। ये हमारी टॉपर नोट्स का डिटेल प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, टीम आपको सारा डिटेल आपको प्रोवाइड करा देगी। टर्म्स एंड कंडीशन जरूर फॉलो कीजिए। अगला, गणित की भाषा में अमूर्तता का गुण छात्रों में क्या विकसित करता है? रटने की शक्ति, बिना भौतिक वस्तुओं के मानसिक गणना और तर्क करने की क्षमता, केवल चित्र बनाने की कला या लेखन कौशल? सभी बताइएगा। जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, सभी को कमेंट करना है और सभी को फीडबैक करना है। यस, राइट आंसर आ चुका है। गणित की भाषा में अमूर्तता का गुण छात्रों में जो विकसित होता है, कहीं ना कहीं बिना भौतिक वस्तुओं के मानसिक गणना और तर्क करने की क्षमता। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। प्रश्न दिया गया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की अच्छी शिक्षा बच्चे के प्रति सुसंगत होनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है? सुसंगत मतलब साथ में, ये बच्चे की समझ और उसके वातावरण के अनुकूल की बात कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सुसंगत मतलब उसके अनुकूल होना। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। सभी लोग बताइएगा, सभी लोगों को फीडबैक भी करना है क्योंकि हर एक क्वेश्चन साथियों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ खोजना इस विधि का मुख्य केंद्र क्या है? ह्यूरिस्टिक शब्द से सभी को पता है, ये ह्यूरिस्टिक सिद्धांत काफी एग्जाम में पूछा जाता है। ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ खोजना इस विधि का मुख्य केंद्र क्या है? कि विद्यार्थी की स्वयं खोज और तर्क हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्यारा सा प्रश्न दिया गया है कि गणित में प्रतिचित्रण मैपिंग पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों हिस्सा? क्योंकि यह स्थानिक चिंतन और अनुपातिक तर्क को क्या करता है? बढ़ावा देता है। इसके बाद ये भी है आपके एमपीटेट 2022 में आया हुआ प्रश्न है कि गणित की प्रकृति निश्चयात्मक, इसका तात्पर्य क्या होता है? गणित की प्रकृति जो होती है निश्चयात्मक होती है। गणित की प्रकृति निश्चयात्मक होती है तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग जानते हैं निश्चयात्मक नियमों, निश्चित नियमों के आधार पर सही उत्तर तक पहुंचा जा सकता है, इसलिए निश्चयात्मक होती है।
सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बिल्कुल कमेंट करते रहना है। और वैन हेले का मैथ्स पेडागोजी में पूछा ही जाता है कि वैन हेले के अनुसार यदि बच्चा आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर पा रहा है तो वह किस स्तर पर होगा, यानी गुणों को वर्गीकृत करने से संबंधित कौन सा स्तर आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, गुणों के आधार पर वर्गीकरण अगर कर रहा है तो किस स्तर पर आ जाता है वैन हेले के अनुसार, तो वह जाएगा स्तर पहला विश्लेषण। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। जयस्वाल सर सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, प्राथमिक स्तर पर गणित का पाठ्यक्रम एकीकृत होना चाहिए, इसका अर्थ क्या हो। अब पहले कभी कभी आता प्राथमिक स्तर पर गणित का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पहले ये पूछा जाता था। अब उत्तर ही डायरेक्ट दे दिया गया, एकीकृत होता है, लेकिन अर्थ इसका समझाइए, बताइए कि गणित को अलग कमरे में पढ़ाना, गणित को अन्य विषयों जैसे पर्यावरण, भाषा के अनुभव के साथ जोड़ देना, केवल जोड़ घटाव सिखाना, या शिक्षक और छात्र के साथ दोनों एक साथ पढ़ाना, क्या यहाँ पे सही होगा। तो आप सभी लोग जानते समझते कि गणित जो होता है, गणित में प्राथमिक स्तर पर गणित का पाठ्यक्रम एकीकृत तो होता है, लेकिन इसका जो अर्थ होता है वह है कि गणित को अन्य विषयों जैसे पर्यावरण, भाषा के अनुभव के साथ जोड़ना। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाए। इसके बाद अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न दिया गया है कि गणित की भाषा में प्रतीकों का उपयोग अभिव्यक्ति को क्या बनाता है। कठिन और अस्पष्ट, संक्षिप्त, सटीक और सार्वभौमिक, केवल भारतीय छात्रों के लिए सरल, या विस्तृत और वर्णनात्मक। तो गणित की भाषा में प्रतीकों का उपयोग अभिव्यक्ति को क्या बनाता है, जो प्रतीकों का उपयोग होता है वह कहीं ना कहीं संक्षिप्त, सटीक और सार्वभौमिक बनाता है। तीन चीज़ याद रखिएगा, मैथ्स में क्या होता है, प्रतीक सटीकता होती है, सार्वभौमिकता होती है और संक्षिप्तता होती। ये तीन पॉइंट्स पकड़ के चलिएगा, एक नंबर इन तीनों पॉइंट से संबंधित पूछा जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गणित में रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो गणित में रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, क्या होगा, सभी लोग बताइए, कि सीखने के दौरान छात्र की प्रगति जानना और सुधार करना। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करेंगे, अर्थात क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं। इसका उद्देश्य होता है कि सीखने के दौरान क्या करे, छात्र है जो बालक बालिका रहे, प्रगति को जाने और उसमें सुधार करे, प्रगति को जानना और उसमें सुधार करना सही हो जाए। अगला प्रश्न, सभी कमेंट करते रहेगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, राष्ट्र हित में जहाँ शिक्षक की बात की जाती है, आपके अपने टीटी फैमिली की बात की जाती है, यह आपका अपना परिवार है, शिक्षकों का परिवार है, अवर टीचर्स फैमिली है। साथियों, एक छात्र 4 + 5 = 9, 4 धन 5 बराबर 9 को जानता है, लेकिन x धन 5 बराबर 9 में x का मान नहीं निकाल पाता है, तो किस में कठिनाई होगी। गिनती में, अमूर्त, बीजगणितीय, भाषा को समझने में, जोड़ने में, सुनने में। तो कौन सा प्रश्न हो गया, बीजगणित से संबंधित है, तो ऑलरेडी बीजगणित दिया गया, अर्थात अमूर्त बीजगणित, भाषा को समझने में बच्चा कठिनाई कर रहा है, क्योंकि x क्या है, एक अमूर्त बीजगणित हो जाएगा, क्योंकि बच्चा नहीं जान रहा। अगला प्रश्न है, 10 ग्राम पहेली का प्रयोग किस कौशल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। लेखन, स्थानिक तर्क और आकृतियों की समझ, केवल जोड़ घटाव या पहाड़े। तो आप सभी लोग जानते हैं 10 ग्राम पहेली का प्रयोग जिस कौशल को बढ़ाने के लिए किया जाता है वह कौशल कौन सा है, वह कौशल स्थानिक तर्क और आकृतियों की समझ होती है। प्रश्न से ही हमें समझना चाहिए कि इसका उत्तर ये होने वाला। प्रश्न को पढ़िए और उत्तर आपका क्लियर हो जाएगा। बस ये ट्रिक लगाइए, माइंड की मेमोरी में सेव करिए, एग्जाम को फतेह कीजिए। अगला प्रश्न है, गणित में सटीकता का अर्थ क्या होता है। प्रिसियंस, गणित में सटीकता, सुंदर लिखने से सटीकता नहीं होती है। परिणाम का त्रुटिहीन और यथार्थ होना, त्रुटिहीन ये भी निगेटिव हो गया। केवल सूत्रों का प्रयोग करना, बहुत तेज गणना, अब त्रुटिहीन ही हो सकता है। गणित में सटीकता का मतलब क्या, परिणाम का त्रुटिहीन होना, त्रुटिहीन मतलब गणित नहीं हो, मतलब गलती नहीं होना। यथार्थता मतलब वही चीज़ बने रहना, मतलब 2 + 2 अगर 4 होगा तो फोर्थ में भी यथार्थ बना रहेगा, हमेशा 4 ही आएगा, यथार्थ बना रहेगा। त्रुटिहीन होगा, गलती नहीं होती है, तो हमारा सेकंड ही ऑप्शन होगा। त्रुटिहीन एक निगेटिव है, लेकिन परिणाम का कह रहा है, परिणाम इसमें त्रुटिहीन होता है। त्रुटि निगेटिव है, त्रुटिहीन पॉजिटिव होता है। सभी लोग समझ गए ना। तो हर प्रकार से हमें समझना है, किसी भी प्रकार से एग्जामिनर आपसे पूछा जाए, कितना भी घुमा फिरा के मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे बनना चाहिए, क्योंकि आपका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आप सभी लोग तैयार हैं। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। गणित की पाठशाला में समस्या समाधान विधि का लाभ यह है, देखिए समस्या समाधान विधि आपने पढ़ी होगी, और गणित में समस्या समाधान विधि का क्या लाभ होता है कि छात्र बालक बालिका चुपचाप बैठते हैं,
छात्रों में तार्किक और विश्लेषणात्मक शक्ति बढ़ती है, शिक्षक को कम पढ़ाना पड़ता है, ये केवल परीक्षा। देख केवल निगेटिव, कम पढ़ाना निगेटिव, चुपचाप निगेटिव है, तो बचता क्या है हमारा थर्ड ऑप्शन, छात्रों में तार्किक और विश्लेषणात्मक शक्ति बढ़ती है। अर्थात गणित की पाठचर्या में समस्या समाधान विधि का लाभ क्या है कि छात्रों में तार्किक और विश्लेषण शक्ति बढ़ती है। मेरे शिक्षक बंधु आप सभी लोग जानते हैं एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं 10 से 15% ही आपके एग्जाम में आते हैं पढ़े हुए। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ लीजिए, कोई भी कोचिंग संस्था से पढ़ लीजिए, कोई भी बुक पढ़ लीजिए, 10 से 15% ही आपको पढ़े पढ़ाए मिलेंगे। बाकी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, मॉडरेट किए जाते हैं। ये कटु सत्य है और इसको बांध लीजिए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा एग्जाम के प्रश्नों में सही कैसे करना है, प्रश्न को पढ़ के, ऑप्शन को पढ़ के, वो चीज़ समझने के लिए आप डेली क्लास अटेंड करिए और समझिए, क्योंकि बेसिक चीज़ें भी क्लियर होना जरूरी है। जब बेसिक चीज़ें क्लियर होगी तभी आप आगे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। सभी लोग समझ रहे हैं ना। चलिए, गणित की भाषा में संकेत प्रधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे चित्र होते हैं, क्योंकि इसमें प्लस माइनस टाइम डिवाइडेशन सम जैसे संकेत होते हैं, क्योंकि इसमें संकेतों में बात करके पढ़ाया जाता है। तो मेरे प्यारे मित्र आप जानते हैं ज्ञानी सभ्य ख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, गणित की भाषा में संकेत प्रधान इसीलिए होता है क्योंकि इसमें प्लस माइनस गुणा भाग और सिग्मा जैसे संकेतों का प्रयोग होता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। आइए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। कक्षा में गणितीय संप्रेषण को बढ़ावा देने का अर्थ क्या होता है? गणित में अक्सर आपने देखा संप्रेषण कौशल को बढ़ावा देने का जो अर्थ होता है छात्रों को आपस में गप्पे मारना, ये गलत होगा। गणितीय विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में छात्रों की मदद करना, ये हो जाएगा। केवल शिक्षक बोलना, ये गलत हो। ब्लैक बोर्ड से नकल करना नेगेटिव हो गया। तो जब हमें गप्पे मारना, केवल शब्द, नकल, ये नेगेटिव मिल गए तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही होगा। हमसे नहीं बन रहा फिर भी ऑप्शन सही होगा। ये ट्रिक हमें देखना है। सभी ऑप्शन को पढ़िए, देखिए, समझिए और फीडबैक कीजिए। गणित में उपचारात्मक शिक्षण किसके बाद दिया जाता है, यानी इसके पहले कौन सा शिक्षण दिया जाएगा? तो मैंने एक फार्मूला बताया था इसकी पद्धति की। तो इमीडिएटली जो टीचिंग होती है उपचारात्मक शिक्षण होता है वार्षिक परीक्षा के बाद, नैदानिक परीक्षा के बाद, बिना किसी परीक्षा के बाद या गृहकार। तो बिना परीक्षा, गृहकार, ये दोनों हो गए। अब बचता है वार्षिक परीक्षा और नैदानिक। इनमें से क्या सही होगा सोचिए, अपने आप के माइंड के सेव दीजिए। उपचारात्मक शिक्षण की परीक्षा के बाद करेंगे तो फिर तो रिजल्ट आ जाएगा, फिर सुधार तो नहीं हो पाएगा ना। तो जो नैदानिक परीक्षण होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, उसके बाद जो है आप उपचारात्मक शिक्षण अपनाइए ताकि मेन एग्जाम में बच्चे सुधार कर पाए। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया कि प्राथमिक स्तर पर गणित का कौन सा क्षेत्र है जो अनुमान लगाने के कौशल को सबसे ज़्यादा विकसित करता है? जो अनुमान लगाने का कौशल होता है उसको सबसे ज़्यादा विकसित करता है। संख्या प्रणाली, मेजरमेंट, मापन, ज्यामिति या बीजगणित। सभी बताइए जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, MPTT एग्जाम को फतेह करना। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का वह क्षेत्र जो अनुमान लगाने कौशल को सबसे ज़्यादा विकसित करता है वह है मापन, मेजरमेशन, अनुमान, मापन पद्धति आपने पढ़ी होगी, इससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है गणित की भाषा में परिभाषा का मुख्य कार्य क्या होता है? परिभाषा का मुख्य कार्य होता है किसी विशिष्ट पद के अर्थ को स्पष्ट और सीमित कर देना। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। इसके बाद अगला प्रश्न प्यारा सा कि इनमें से कौन सी जो है छात्र केंद्रित विधि गणित के लिए श्रेष्ठ है? व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला, खोज विधि, रटने की विधि, केवल ब्लैक बोर्ड। व्याख्यान, प्रयोगशाला और खोज विधि, इन तीनों विधियों से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न आएगा इन तीनों से। तो छात्र केंद्रित, बालक बालिका केंद्रित विधि गणित के लिए जो श्रेष्ठ मानी जाती है वह प्रयोगशाला और खोज विधि मानी जाती है, क्योंकि ये साइंस का पार्ट है इसलिए प्रयोगशाला से जुड़ जाता है। अगला गणित में सामान्यीकरण जो होता है, जनरलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? सब कुछ सामान्य समझना, विशिष्ट उदाहरणों से एक सार्वभौमिक नियम बनाना, नियमों को भूल जाना, केवल एक उदाहरण पढ़ना। तो गणित में जो सामान्यीकरण होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो सामान्यीकरण का अर्थ ही होता है विशिष्ट उदाहरणों में एक सार्वभौमिक नियम बनाना। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। NEP 2020 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य क्या होता है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है 2020, इसके अनुसार गणित लक्ष्य है कि बुनियादी संख्यात्मक और तार्किक चिंतन का विकास करना। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद प्यारे साथियों अगला प्रश्न है कि गणित की भाषा यूनिवर्सल है। गणित की भाषा यूनिवर्सल है क्यों?
क्योंकि ये अंतरिक्ष में बोली जाती है। इसमें नियम और संकेत पूरी दुनिया में एक समान है। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत पुरानी है, कोई सीख नहीं मिलती। तीनों निगेटिव। सेकंड ऑप्शन सही कर लीजिए। अगला है, गणित में पोर्टफोलियो क्या दर्शाता है? तो गणित में जो पोर्टफोलियो हो तो वो दर्शाता है कि छात्रों के कार्यों का संग्रह जो समय के साथ उसकी प्रगति दिखाता है। इसके बाद भी अगला भी प्रश्न है, प्यारा सा ये भी प्रश्न है कि गणित शिक्षण में दर्शात्मक सहायक सामग्री जैसे जियो बोर्ड उपयोगी है। ये एमपी टेट में भी आया हुआ प्रश्न है और साथ ही साथ सी टेट में भी आया हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। गणित शिक्षण में दर्शात्मक विजुअल सहायक सामग्री है जैसे जियो बोर्ड, ये किस लिए में उपयोगी होते हैं? तो कहीं ना कहीं ये ज्यामितीय अवधारणाओं के मूर्त रूप से समझने के लिए उपयोगी होते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि गणित की भाषा में व्यंजक और समीकरण में मुख्य अंतर क्या होता है? व्यंजक और समीकरण दोनों में जो अंतर होता है, समीकरण में बराबर होता है चिन्ह का होता है और व्यंजक में कोई चिन्ह नहीं होता है। फिर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह भी प्रश्न दिया गया है कि गणित में चिंतन अर्थात थिंकिंग की प्रक्रिया कैसे होती है? चिंतन और थिंकिंग की प्रक्रिया बहुआयामी और तार्किक होती है। सभी लोग समझ पा रहे हैं? बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राथमिक स्तर पर गणित का मुख्य उद्देश्य कैसा होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर जो होता है, कहीं ना कहीं गणित का मुख्य उद्देश्य दैनिक जीवन की समस्याओं को गणितीय ढंग से हल करना सिखाना होना चाहिए। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि गणित की भाषा अन्य विषयों से अलग क्यों है? क्योंकि यह मधुर है, यह अत्यधिक संक्षिप्त, सटीक और तर्कपूर्ण है, बहुत विस्तृत है, यह केवल वैज्ञानिक के लिए। देखिए, बहुत शब्द वो भी मधुर, बहुत मिठास करना कीड़े पड़ेंगे, बहुत विस्तृत भी नहीं बोला जा सकता, केवल शब्द निगेटिव है। तो अत्यधिक संक्षिप्त, सटीक और तर्कपूर्ण है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाए। तो आइए, अब सभी लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे हमने टॉप 30 क्वेश्चंस किया गणित शिक्षण के टॉपिक से। आपका क्या फीडबैक रहा, क्या स्कोर रहा, सभी को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। मिलते हैं आपके अगले सेशन, अगली क्लास पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।